नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 9 है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 09। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 193 या अनुच्छेद 298। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 में लिखा है कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। और अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो यह डिसाइड कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड जो कि एमएस जो ऑफिस है उसका एक भाग है। एमएस ऑफिस के 3 भाग हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो उसी का एक भाग है एमएस वर्ड, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल बनाने के लिए किया जाता है। और इस प्रश्न के अनुसार पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगर बात की जाए चित्र डाटा संशोधन हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें किया जाएगा एमएस पावर पॉइंट। और संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु किया जाएगा क्या? एमएस एक्सेल। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1965, 1980, 1974 या 1990। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। यह जो आयोग है यह सिफारिश करता है सरकार को एमएसपी की। जो 24 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, इसकी सिफारिश यही आयोग करता है सरकार को। अगला प्रश्न है, जनजातीय बाहुल्य जिलों के जनजातीय विद्यार्थियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। ऑप्शन है संजीवनी, अनुगूंज, शक्ति कार्यक्रम या सक्षम कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो सक्षम कार्यक्रम है वह जनजातीय बाहुल्य जिलों के जनजातीय विद्यार्थियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, रेबा शब्द का संबंध किससे है? सुपर कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, बैटरी वाली कार या रोबोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है उसका नाम क्या है? रेबा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या खरगोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की स्थापना की गई। यह होशंगाबाद जिला है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है?
नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोंड शासक नहीं था? ऑप्शन है नरेंद्र शाह, संग्राम शाह, पहाड़ सिंह या राहिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो राहिल है वह गोंड शासक नहीं था, बल्कि कौन था यह चंदेल शासक था। और अगर बात की जाए गोंड वंश की, तो गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय ने। और नरेंद्र शाह, पहाड़ सिंह, संग्राम शाह इसके प्रमुख शासक हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में किसे अच्युतगामी कहा गया? ऑप्शन है काशी, उज्जैन, कुशीनगर, बोधगया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन को बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व शीत ऋतु में साधारण ठंड। तीसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश में, उसकी जलवायु कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है वहाँ, और लेकिन शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। और अगर बात की जाए ऑप्शन ए, तो यह जो जलवायु पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड, यह आपको मिलेगी कहाँ पे? मालवा क्षेत्र की जलवायु। और जो ऑप्शन सी है इसमें दिया गया है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड, यह जलवायु आपको कहाँ मिलेगी? यह मिलेगी आपको बुंदेलखंड पठार में। अगला प्रश्न है, महामारी की दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें आपको वह ऑप्शन चुनना है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि सोयाबीन में विटामिन सी नहीं मिलेगा और दूध में नहीं मिलेगा, काली मिर्च, सोयाबीन इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, संतरा, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में समान रैंकिंग स्थान पर है? ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड। तो यह प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेघालय। इसका 2011 की जनगणना के अनुसार 22वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है, रानी तपस्विनी के संबंध में असत्य कथन है। आपको इस प्रश्न में असत्य कथन बताना है। पहला है, इनका वास्तविक नाम सुनंदा था, ये रानी अवंतीबाई की भतीजी थी, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, इन्हें कैद कर अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। इस प्रश्न में जो असत्य है वह है ऑप्शन बी, जो रानी तपस्विनी है यह रानी अवंतीबाई की भतीजी नहीं थी, बल्कि यह किसकी थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह भतीजी थी। तो इस प्रश्न का जो असत्य कथन है ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सही हैं। रानी तपस्विनी का वास्तविक नाम सुनंदा था, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इनको कैद कर तिरुचिरापल्ली में रखा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड डफरिन या अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 के समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसी समय लॉर्ड डफरिन कौन थे? भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने कांग्रेस के संबंध में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कांग्रेस की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है प्रशासता, समाहर्ता, एग्रोनोमोई या कर्मांतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जो मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? एग्रोनोमोई। जो प्रशासता है यह कौन होता था? यह
कारागार का अध्यक्ष होता था, और जो समाहर्ता है यह एक प्रकार का इनकम टैक्स का संग्रहण करता होता था, और जो कर्मांतक है यह जो वहाँ पे फैक्ट्री होती थी उसका अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20 लाख से अधिक है। बाकी जो यह 3 राज्य हैं इनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगला प्रश्न है, कमलापति महल कब निर्मित करवाया गया था? ऑप्शन है 1722, 1733 या 1744 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1722 में जो गौड़ शासक थे उस समय भोपाल में निजाम शाह है, इनके द्वारा कमलापति महल का निर्माण किया गया था। तो कमलापति महल जो है वह भोपाल में है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है जो केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में यह कथन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 2005 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है यह गलत है, ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो कथन सेकंड है वह इसमें असत्य है। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई है, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। इसकी जो संरचना है इसमें आपको मिलेगा क्या? एक आपको मिलेंगे कौन? मुख्य सूचना आयुक्त, और कम से कम 10 यानी अधिकतम 10 आपको क्या मिलेंगे? आयुक्त। और वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना आयोग हैं यानी मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? हीरालाल समारिया। अगला प्रश्न है, डाटा ड्रिलिंग क्या है? ऑप्शन है डाटा सुरक्षा ऐप्स, एक साइबर अपराध, एक हैकिंग की क्रिया है, यह एक एंटी वायरस है। तो इसका ऑप्शन क्या है सही? ऑप्शन बी, यह एक साइबर अपराध है। डाटा ड्रिलिंग एक क्या है? साइबर अपराध है। अब बात करते हैं कि यह होता क्या है डाटा ड्रिलिंग। तो जो डाटा है उसमें कुछ भी परिवर्तन करना, प्रोसेस होने से पूर्व और प्रोसेस होने के बाद अगर डाटा में परिवर्तन किया जाता है तो वह क्या है? डाटा ड्रिलिंग, और यह एक साइबर क्राइम है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए एसिटिक अम्ल की तो यह आपको मिलेगा किसमें? सिरका में। लैक्टिक अम्ल आपको मिलेगा दही में, और सिट्रिक अम्ल आपको मिलेगा किसमें? संतरा में। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए मददगार साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।